हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल के अंदर, जहां पर कर रहे हैं हम नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन। और आज उसका फर्स्ट चैप्टर का थर्ड लेक्चर है। ओके, ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आपको वो 2 वीडियो देखना बाकी है तो फटाफट से जाके पहले वो 2 वीडियो देख लीजिए और फिर मिले हमारे ये प्यारे से थर्ड लेक्चर के अंदर। ओके, तो बच्चा हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। उससे पहले मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में क्या बातें की थी वो डिस्कस कर लूँ कि प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना है संख्या पद्धति के बारे में। संख्या पद्धति में कौन कौन से विशेष संख्या के प्रकार है, जैसे कि प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, सम संख्या, विषम संख्या है। ओके, फिर हमने देखी थी अभाज्य संख्या है, साथ में हमने लास्ट में देखा था सह अभाज्य संख्याएं। ओके, बहुत सारे बच्चे को शायद दिक्कत हो सकती है कि क्या होती है सह अभाज्य संख्या। तो 2 मिनट लेकर मैं आपको वो रिवाइज करवा लूँ कि क्या होती है सह अभाज्य संख्या ए। ओके, तो देखो बेटा, हमने क्या बताया था आपको सह अभाज्य संख्याओं के बारे में। चलो तो रिवाइज कर लेते हैं हम। देखो, सह अभाज्य संख्याएं मतलब वो संख्याएं आपके पास 2 और 2 से अधिक संख्याएं हो सकती हैं। ओके, वो सह अभाज्य है कि नहीं है, कैसे पता करेंगे? तो आपको सबसे पहले क्या करना है, वो जो 2 या 2 से अधिक संख्या आपको दी गई है उनके गुणनखंड कर लेने हैं। ओके, अगर सामान्य मतलब कि एक जैसा, अगर मान लो कि दोनों संख्याओं में सामान्य गुणनखंड केवल और केवल एक ही हो तभी वो सह अभाज्य संख्या है। अगर एक से ज्यादा कोई और संख्या भी सामान्य गुणनखंड में है तो वो 2 संख्याएं सह अभाज्य नहीं होगी। ओके, मैं फॉर एग्जांपल आपको दिखा दूं कि मान लो बेटा आपके पास कोई संख्या है, चलो मान लो मैंने 15 ले लिया और एक मान लो मैंने एक संख्या ले ली 70। ओके, हमको देखना है कि ये सह अभाज्य है कि नहीं। तो क्या करेंगे बच्चा लोग, सबसे पहले 15 के गुणनखंड कर लेंगे। 15 के गुणनखंड खुद 15 होता है, फिर एक होता है, फिर एक 5 होता है और एक 3 होता है। ओके, गुणनखंड मतलब वो संख्या है कि जिससे हम 15 को विभाजित कर सकते हैं। गुणनखंड मतलब वो संख्या है कि जिससे हम 15 को विभाजित कर सकते हैं, वो 15 के गुणनखंड है। तो जो भी है सारे वो 15 के गुणनखंड है। ओके, फिर मैंने 17 के गुणनखंड कर लेने। चलो बेटा, 17 के गुणनखंड में कौन आएगा? 17 एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या के गुणनखंड 2 ही होते हैं, एक संख्या स्वयं और एक। अभी देखो यहाँ पर जो 2 संख्याओं के मैंने गुणनखंड किए हैं, दोनों में सामान्य मतलब एक जैसा गुणनखंड कौन है? तो एक जैसा गुणनखंड ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, मतलब कि दोनों में एक जैसा गुणनखंड केवल और केवल 1 ही है। तो ये सह अभाज्य संख्याएं है। 15 और 70 सह अभाज्य संख्याएं है। ओके, और जो संख्या सह अभाज्य नहीं है वो कैसे पता करें? तो देख लो, मान लो बेटा आपके पास फिर से कोई संख्या वही है, चलो एक 15 ही है और एक 6 है। चलो 6 है, 15 के गुणनखंड कर लूँ मैं तो एक 15 खुद हो गए, फिर एक होगा, फिर एक 3 होगा, फिर एक 5 होगा। ओके, ये सारे 15 के गुणनखंड है। और मैं 6 के गुणनखंड करूँ तो 6 के गुणनखंड क्या होते हैं बेटा? 6 के गुणनखंड एक 6 खुद होता है, फिर एक होता है, फिर एक 3 होता है और एक 2 होते हैं। अभी देखो, ये मैंने क्या कर लिया, सारे 15 और 6 के गुणनखंड कर लिए। ओके, अभी देखो बेटा ध्यान से, ये मैंने जो 6 के गुणनखंड किए यहाँ पर और यहाँ पर मैंने 15 के गुणनखंड किए। अभी दोनों में सामान्य कौन कौन है? तो सामान्य देखो, दोनों में एक तो आएगा ही, लेकिन यहाँ पर एक के अलावा ये यहाँ पर 3 है और वहाँ पर भी 3 है। दिख रहे हैं, यहाँ पर भी 3 है, वहाँ पर भी 3 है, मतलब एक के अलावा सामान्य गुणनखंड दोनों में 3 है। शर्त यह है कि सामान्य गुणनखंड केवल और केवल एक ही होना चाहिए। यहाँ एक से ज़्यादा है, 3 भी सामान्य गुणनखंड। तो मतलब क्या हो गई बात? मतलब बात ये हो गई कि 15 और जो 6 है वो सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। यहाँ पर हमारी जो कंडीशन है, यहाँ पर जो हमारी शर्त है सह अभाज्य संख्या होने की, वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ओके, तो बच्चों अभी क्लियर हो गया होगा, आई होप। अभी भी क्लियर नहीं हुआ हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं जल्द से जल्द आपको वो हल बताने की कोशिश करूँगा, कोई अच्छी मेथड से मैं आपको ये सह अभाज्य संख्या समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। ओके बच्चा, तो अभी हम बढ़ते हैं अपनी नई संख्या की और वो है हमारी परिमेय संख्याएं। ओके, फटाफट से इसे नोट कर लीजिए। मैं देख लेता एक बार कुछ भी कट नहीं हो रहा है। चलो कुछ भी नहीं हो रहा है, चलो बस बढ़िया है सब कुछ।
चलो अभी देखेंगे हम परिमेय संख्याएं क्या होती है। तरफ तू जब से चढ़ गया, अरे आपको मैथ्स का भी फितूर चढ़ जाएगा बच्चों, जरा सब्र करो। चलो बच्चे बड़े आगे बेटा। चलो अभी हम आज सीखेंगे, आज का हमारा नया टॉपिक है परिमेय संख्या। ये भी संख्या पद्धति का एक विशेष प्रकार है। चलो परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्याएं, तो परिमेय संख्याएं मतलब वो संख्याएं कि जिन संख्याओं को P बाय Q के रूप में व्यक्त किया जाता है। P बाय Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ओके, व्यक्त किया जा सकता है। परिमेय संख्याएं मतलब वो संख्याएं जिसे आप P बाय Q के रूप में लिखते हो। भाई P भी कोई संख्या हो सकती है, Q भी एक संख्या हो सकती है। अगर आप कोई संख्या को P बाय Q के रूप में लिखते हैं तो वो एक परिमेय संख्या है। जैसे जहां पर P और Q दोनों संख्या ही है, लेकिन P और Q जो है कंडीशन ये है कि दोनों पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए बेटा? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या बेटा क्या है वो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया है कि किसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं कि 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फानाइट तक, और यहाँ पर -1 -2 -3 और ये सारी अप टू इन्फानाइट तक, अप टू इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट तक। ये बेटा जो सारी संख्याएं है, ये मैंने जो सारा बेटा समुच्चय लिखा है, सारा जो समूह लिखा है वो क्या है बेटा? पूर्णांक संख्याओं का समूह है। तो मतलब यहाँ पे जो P बाय Q है वो पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि साथ में वो सह अभाज्य भी होनी चाहिए। और मैंने अभी आपको समझाया है कि सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। ओके, थोड़ा कंडीशन ये है कि हमारा जो P और Q है वो पूर्णांक संख्या है और साथ में दोनों ही सह अभाज्य होना चाहिए। ओके, पूर्णांक संख्या क्या है तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया है। उसके साथ साथ जो P और Q में कंडीशन ये है कि Q नेवर बी जीरो, Q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। याद रखना कंडीशन, जो P बाय Q में Q कभी भी जीरो नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि Q कभी भी इसलिए जीरो नहीं होगा कि अगर मान लो कि बेटा मैं कोई संख्या 5 ले लूँ और 5 के डिवाइडेशन में मैं अगर जीरो कर दूँ, ओके, तो 5 के डिवाइडेशन में अगर जीरो कर दूँ तो इसका आंसर हमें नहीं पता है। इसलिए ओके, किसी भी संख्या के भागाकार में अगर जीरो है तो उसका क्या आंसर आता है वो हम नहीं जानते, इसलिए Q कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जबकि जो हमारा P है, ऊपर वाला जो P है, Q तो नेवर भी जीरो, ये तो कभी जीरो नहीं होगा। लेकिन P की कंडीशन क्या है? P धन भी हो सकता है, ऋण भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। क्यों? P जो है, Q हमेशा जीरो नहीं होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा, लेकिन P जो है वो प्लस माइनस जीरो सब कुछ हो सकता है। ओके, चल रहा। तो अभी परिमेय संख्या को हम लिखते कैसे, किससे कहते हैं परिमेय संख्या? जैसे P बाय Q के रूप में लिखते। देखो यहाँ पर मैं अगर बेटा 2/9 लिख दूँ तो ये एक परिमेय संख्या है। अगर मैं 3/4 लिख दूँ तो ये परिमेय संख्या है। अगर मैं 6/7 लिख दूँ परिमेय संख्या है। 11/13 लिख दूँ परिमेय संख्या है। अगर मैं -4/3 लिख दूँ परिमेय संख्या है। -8 पंचमांश लिख दूँ परिमेय संख्या है। अगर मैं 0/7 लिख दूँ, 0/7, देखो बेटा 7/0 का आंसर हमें नहीं पता है, लेकिन 0/7 हो, किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड कर तो आंसर 0 आता है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। ओके, शायद लाइट चली गई है, कोई बात नहीं है। चलो, तो बेटा परिमेय संख्या को पता चल रही है कि किसे कहते हैं परिमेय संख्या, जिसे हम ऐसे स्वरूप में लिखते हैं, P बाय Q के रूप में लिखते हैं, वो सारी क्या है बेटा? परिमेय संख्याएं हैं। अभी देखो ये जो संख्या आपको दिख रही है वो धन में है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कह सकते हैं धन परिमेय संख्या है। क्या बोल सकते हैं बेटा? इसे हम कह सकते हैं धन परिमेय संख्याएं। लेकिन यहाँ पर जो मैं परिमेय संख्या लिखी हुई एक माइनस में है, -4/3 है, तो इसे हम बोलेंगे बेटा ऋण परिमेय संख्या है। क्या बोलेंगे बेटा? ऋण परिमेय संख्या। वाह, लाइट आ गई बेटा, चलो बढ़िया है, ऋण परिमेय संख्या बोलेंगे। और मैंने यहाँ पर लिखा है 0/7, यहाँ पर मैंने लिखा है 0/7 और आंसर भी 0 आता है, तो 0/7 भी एक क्या है बेटा? एक परिमेय संख्या, लेकिन इसे हम शून्य परिमेय संख्या बोलेंगे। शून्य परिमेय संख्या बोलेंगे। इनडायरेक्टली बेटा यहाँ पर परिमेय संख्याओं के 3 प्रकार हो गए। कैसे? ये देखो, ये धन परिमेय संख्या हो गई,
एक ऋण परिमेय संख्या हो गई और एक शून्य परिमेय संख्या हो गई। ओके, तो परिमेय संख्या को इनडायरेक्टली 3 प्रकार है। परिमेय संख्या धन परिमेय है, ऋण परिमेय भी है और शून्य परिमेय भी संख्या है। ओके, चलो बात समझ में आ रही है आपको। परिमेय संख्या बेटा कैसे लिखते हैं, इस तरीके से परिमेय संख्याओं को व्यक्त किया जाता है। चलो बड़े अभी आगे, अभी हम किसे अपरिमेय संख्याएं बोलेंगे वो जानेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ एक नई सी बात, एक अच्छा सा टॉपिक बताऊंगा। सब्र रखिए, देखते हैं हमारे साथ, चीज़ों को नोट कर लीजिए अच्छे से। ओके बेटा, चलो बड़े आगे, ये होगी हमारी परिमेय संख्या, जिसे शायद आप गुजराती बच्चे हैं तो आप उसे सममेय संख्या है बोलते थे। ओके, सममेय संख्या ही वही हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। ओके, चलो बड़े आगे बेटा। मैं कह लूं मैं खुद को पागल, कह लूं तू गम दे खुशियाँ। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर को गाना नहीं आता फिर क्यों गाते हो। अरे अच्छा लगता है बच्चों, टाइम। चलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बेटा परिमेय संख्या के बारे में और भी कुछ नई बातें। अरे यार टॉपिक क्यों हटा दिया, परिमेय संख्या है। अभी बच्चों मैं आपको पूछूं एक प्यारी सी बात। मैं अगर आपसे पूछ लूं बेटा कि यहाँ पर मैं 7 लिख दूं, क्या लिख दूं, बोल V1, अरे V1 नहीं 7, क्या लिख दिया मैंने 7। तो जो 7 लिखा है वो परिमेय संख्या है कि नहीं है। बहुत सारे बच्चे शायद ये कह सकते कि सर ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हमने तो सीखा है कि परिमेय संख्या तो P/Q के रूप में होनी चाहिए, P/Q के रूप में होनी चाहिए। यहाँ पर ऊपर का तो पद है लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं है, तो ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती। लेकिन प्यारे बच्चे ये परिमेय संख्या है, क्योंकि अगर मैं 7 लिखूं तो 7 के नीचे भले ही कुछ ना हो लेकिन हम 1 मान सकते, क्योंकि 7/1 करेंगे, किसी भी संख्या को 1 से डिवाइड करें तो वो संख्या का आंसर वो खुद संख्या ही आती है। ओके, इसलिए जबकि हमें दिया है 7 तो 7 के नीचे कुछ नहीं, तो हम क्या मान सकते, 1 मान सकते। तो देखो P/Q रूप में आ गया, तो 7 भी एक परिमेय संख्या है। अगर ऐसे ही मैंने पूछ लो बेटा 11 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, आप बोलेंगे नहीं है। अरे है ना, कैसे, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या मान सकते बेटा, 1 मान सकते हैं, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। अगर मैं पूछ लूँ -19, चलो -19, अब यार सोचो कि इसके नीचे कुछ नहीं, अरे है ना, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तब हमें क्या समझना है, उसके नीचे 1 को समझना है, तो ये भी एक क्या हो गई बेटा, परिमेय संख्या हो गई। ऐसे ही आपको बेटा 8 दे दिया जाए, 2 दे दिया जाए, 15 दे दिया जाए, चलो 31 दे दिया जाए, ये सारी परिमेय संख्याएं हैं। कैसे, इसके सबके नीचे कुछ नहीं है तो हमें क्या लगा देना है, 1 मान लेना है, तो ये सारी बेटा क्या हो जाती है, परिमेय संख्याएं हो जाती है। ओके, चलो बेटा अभी और आगे बढ़ते हैं, किसे हम परिमेय संख्या और किसे कह सकते हैं। देखो, तो अभी जैसे कि बेटा मैं एक आपको फॉर एग्जांपल पर दे दूं, अंडर रूट यानी कि वर्गमूल के अंदर 16, अंडर रूट के वर्गमूल के अंदर 16 है, ये एक परिमेय संख्या है कि नहीं, आपको बताना है। ये जो वर्गमूल में 16 लिखा वो एक परिमेय संख्या है कि नहीं है। बहुत सारे बच्चे बोल सकते हैं कि हमने सीखा है कि चलो मान लिया कि मैंने इसके नीचे 1 है, लेकिन फिर भी ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि हमने तो बोला है कि P/Q के रूप में होनी चाहिए। चलो P/Q के रूप में हो गई, लेकिन P जो हमारा था वो तो पूर्णांक संख्या थी। पूर्णांक मतलब 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे वर्गमूल में उसमें कोई साइन वाला चीज़ें आती नहीं थी। ओके, तो बहुत से बच्चे ये सोच सकते कि ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन आप ध्यान से देखो तो 16 का वर्गमूल क्या निकलता है, 4, क्योंकि ये वर्गमूल के अंदर 16 है तो 16 का वर्गमूल 4 निकल जाएगा, और नीचे हम 1 मान सकते हैं, तो बोलो ये एक परिमेय संख्या हो गई। देखा आपने, 16 का वर्गमूल निकल सकता था तो वो एक परिमेय संख्या होती है। लेकिन अगर मैं ऐसे ही ले दूँ बेटा √25, तो ये एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो है, ये भी है, क्योंकि 25 का वर्गमूल निकलता है 5, और 5 तो एक पूर्णांक संख्या है, और 5 के नीचे कुछ नहीं तो हम क्या मान सकते, 1, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। मतलब कि इनडायरेक्टली जिनका वर्गमूल निकल सकता है, याद रखना, जिनका वर्गमूल निकल सकता है वो सारी संख्याएं परिमेय संख्या है। ओके बेटा, मैं नोट करवा दूं आपको अच्छे से, आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, मैं यहां पर नोट कर देता हूं। चलो बेटा, जिन संख्याओं का वर्गमूल निकल सकता है, निकल सकता है, वो सभी संख्याएं परिमेय संख्या है, वो सभी संख्याएं परिमेय संख्या है। ओके बेटा, बात समझ में आ गई।
जिन संख्याओं का वर्गमूल निकल सकता है वो सभी संख्या बेटा परिमेय संख्याएं होती है। ओके, तो नोट कर लेना इसे। तो अभी जिनका वर्गमूल नहीं निकल सकता है उनका क्या, जैसे कि मैंने ले लिया बेटा 2, वर्गमूल के अंदर 2 √2, अभी तो वर्गमूल है मैं 2 है, उसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है, तो ये एक परिमेय संख्या नहीं है। तो जो वर्गमूल में 2 है उसे हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या है। क्या बोलेंगे बेटा? अपरिमेय संख्या है। तो याद रखना बेटा, जिनका वर्गमूल निकल सकता है वो परिमेय संख्या है। यानी कि अगर मैंने वर्गमूल में ले लिया 36, तो 36 का वर्गमूल निकलता है, कितना निकलता है? 6। तो जो 36 में जो वर्गमूल में है वो परिमेय संख्या है। लेकिन यदि मैं अगर वर्गमूल के अंदर 35 ले लेता तो बेटा हमें पता है कि इनका कोई वर्गमूल नहीं निकलता, तो ये एक परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। कैसी है बेटा? ये एक अपरिमेय संख्या है। ओके, अब आपको याद रखनी चीजें कि जिनका वर्गमूल निकल सकता है वो सारी परिमेय संख्याएं है, और जिनका वर्गमूल नहीं निकल सकता है वो सारी अपरिमेय संख्याएं है। ओके, जिसे परिमेय नहीं कह सकते उसे क्या बोलेंगे हम? अपरिमेय संख्या है। ओके, अच्छे से बेटा नोट कर लीजिए चीजों को। बढ़े आगे हम अपने अगले टॉपिक की ओर। चलो मिटा देते हैं इसको। चलो बच्चों, हाँ बढ़े आगे। नया टॉपिक बेटा, नया टॉपिक नहीं, बातें वही है परिमेय संख्या की, लेकिन अभी और भी कुछ चीजें जानते हैं। अगर अब बेटा आपको कोई पॉइंट में कोई संख्या दी जाए, जैसे कि मैंने लिख देनी यहाँ पर 3.3333, ऐसे चलते ही रहता है, चलते ही रहता है, चलते ही रहता है, चलते ही रहता है। ओके, जब बेटा हमें पता हो कि इसके पीछे वाला अंक क्या आने वाला है, देख लो 3.3333 ऐसे चलता रहता है, तो इसके पीछे भी क्या लगने वाला है? 33333, ऐसे चलता ही रहेगा। तो जब इसे पॉइंट में कोई संख्या दी जाए और हमें पूछे कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, ओके, तो अगर बेटा हम जानते हो कि उसके पीछे वाला अंक क्या आने वाला है, तो ये एक परिमेय संख्या होती है। बात समझना, जबकि हम जानते हैं कि उसके पीछे क्या आने वाला है तो एक परिमेय संख्या बनती है। मैं आपको दिखा दूं, जैसे कि बेटा मैंने यहां पर लिख देनी 22/7। ओके, चलो एक बहुत अच्छा सा कंक्लूजन बताऊंगा आपको। 22/7 के स्थान पर हम क्या लेते हैं आपको पता होगा, अगर आप बेटा अभी 8 क्लास में हो तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि 22/7 होता है वो हम पाई की वैल्यू लेते हैं। किसकी वैल्यू लेते हैं? पाई की। पाई एक कांस्टेंट है और जिसकी वैल्यू हम करीबन कितनी लेते हैं? कभी कभी हम 22/7 लेते हैं और कभी कभी हम 3.14 यानी कि चलो 3.14 उसका वैल्यू लेते हैं। ओके, तो पाई की वैल्यू के जगह पे हम कभी कभी 3.14 लेते हैं और कभी कभी 22/7 लेते हैं। ओके, लेकिन मजे की बात यह है कि जो 22/7 की वैल्यू हम पाई की जगह पर लेते हैं, 22/7 है वो हमारी एक परिमेय संख्या है, वो हमारी एक परिमेय संख्या है। लेकिन जबकि जो हमारा पाई है वो एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा क्यों? देखना, हम पाई की जगह पे ही 22/7 लेते हैं, लेकिन पाई हमारा अपरिमेय जाता है जबकि 22/7 हमारा परिमेय में आता है। ऐसा क्यों? मैं आपको उसका रीजन बताता हूं। अब अच्छे से 22/7 कर लीजिए। यहां पर मैं दिखा दूं 22/7 कर लो बेटा, फटाफट से कर लेते हैं 22/7। 7 3 = 21, 1 बचेगा, 0 लगेगा, पॉइंट लगा दे इधर। 7 1 = 7, 3 बचेगा, इधर पॉइंट लगाई है तो इधर 0 लगा देते हैं। 7 चौक 28, 2 बचेगा। ओके, फिर इधर फिर से शून्य लगेगी, 7 2 14, फिर से लगेगा 6 बचेगा, 60 हो जाएगा। 7 8 56, 4 बचेगा, शून्य हो जाएगी। 7 5 35। ओके, मैं इधर साइड में 40 से 35 के 5 बचते हैं, शून्य लग जाएगी। 37 37 49, फिर 1 बचा, 0 लग जाएगा। 7 1 7, 3 बचा, 0 लग जाएगा। 7 चौक 28, 2 बचे, 0 लग जाएंगे। 7 28 तो ओके, 7 2 14, मैं फिर से 14, 20 से 14 गए, कितने बचते? 6, शून्य लग जाएगी। 7 8 56, क्या हुआ? मिस्टेक हुआ कुछ? 3 7 चौक 28,
2 बचे, सुन लगी, 7 तो 14, 6 बचे, हाँ 7 अट्ठा 56, सही बात तो है, 7 अट्ठा 56, 4 बज गए, सुन लग गई, 7 पंचा 35, 5 बज गए, सुन लगी, 37 49, फिर से 1 बचा, 0 हो गए। अभी ध्यान से देखो तो बेटा यहाँ पर कितना आया, 14 28 57, फिर से क्या आया 14 28 57, और जहाँ से शुरू किया था 1 के बाद हमने पॉइंट लगाया था और 0 लगाया था, तो फिर से 10 आया, फिर से एक बार यहाँ पर कहा बेटा, यहाँ पर 10 आ गया, और फिर से यहाँ पर 10 आ गया, तो 10 के बाद वही कहानी चलेगी, फिर से यहाँ पर बेटा क्या आएगा 14 28 57। ओके, तो ध्यान से देखो ये जो 22/7 का जो वैल्यू है वो कितना आता है 3.142857, 142857, फिर से क्या आया 142857, फिर से क्या आएगा 142857, इसके पीछे भी क्या आएगा 142,857। तो मतलब कि यहाँ पर हमें पता है कि पॉइंट के पीछे क्या आने वाला है। देखो पॉइंट के पीछे क्या आने वाला है हमें पता है, जैसे कि यहाँ पर हमें पता था कि पॉइंट के पीछे क्या लगने वाला 3 3 3 3 3, तो ये हमारी परिमेय संख्या थी। ऐसे ही हमने 22/7 किया तो इसके पॉइंट के पीछे क्या आने वाला है, क्या रिपीट हो रहा है, वो हमें पहले से पता है। तो ये 22/7 हमारी क्या हो गई, एक परिमेय संख्या हो गई। ओके, लेकिन जबकि हम पाई का वास्तविक वैल्यू देखने जाए तो पाई का वास्तविक वैल्यू है 3.1415 शायद 9 है या 2 है, 15296 शायद इतना कुछ वैल्यू है, और इसके पीछे भी कुछ अंक आते हैं वो हमें नहीं पता है। ओके, बहुत सारा लंबा चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है पाई का वैल्यू। देखो 22/7 किया तो उसका वैल्यू है 3.142857, और उसके पीछे भी 142,857। तो मतलब कि 22/7 की आगे भी क्या है 3.14 है, यानी कि 3.14 है, और पाई के आगे भी, पाई का आगे का वैल्यू देखो तो ध्यान से 3.14 है, इसलिए हम पाई की जगह पे 22/7 लेते हैं, लेकिन पाई और 22/7 इक्वल नहीं है। देखो तो यहाँ पर क्या आता है 2857, यहाँ पर 15296, और यहाँ पर फिक्स है 142,857, यहाँ पर फिक्स नहीं है, कुछ भी चलता रहता है। ओके, तो जहाँ पर हमें पता ना हो, जहाँ पर हम श्योर ना हो कि पीछे वाला अंक क्या आने वाला है, तब हमारा वो संख्या बन जाती है अपरिमेय संख्या। इसलिए जो पाई है हमारा अपरिमेय संख्या है, और 22/7 हमारा क्या है परिमेय संख्या। याद रख लो बेटा, आपको कई बार पूछा जाता है कि पाई क्या है, पाई क्या है, तो पाई क्या है बेटा, एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ओके बेटा, तो हमने बेटा यहाँ पर आपको क्लियर किया है 22/7 और पाई के बीच का डिफरेंट। ओके, दोनों में ही आगे तो सेम वैल्यू है 3.14 3.14, लेकिन पीछे के अंक दोनों में डिफरेंट है। ओके, पाई एक अपरिमेय है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। ओके, तो बड़ा अच्छे से नोट कर लीजिए हर एक चीज। बढ़ते हैं आगे हम, चलो अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अभी हमने जान लिया बेटा क्या होती है परिमेय संख्या है और क्या होती है अपरिमेय संख्या है। अच्छे से नोट कर लेना कि जिनका वर्गमूल निकल सकता है वो सारी क्या है, परिमेय संख्या है। जिनका वर्गमूल नहीं निकल सकता है वो सारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। ओके, उसके बाद हमने जाना कि पाई किस में आता है, अपरिमेय, जबकि 22/7 किस में आता है, परिमेय में आता है। ओके, और आपको मैं जब क्वेश्चन एग्जाम्पल सॉल्व करवाऊंगा तो आपको बड़ा ठीक से सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। फिर भी अभी भी कोई दिक्कत है इन चीज़ों में तो अच्छे से कमेंट कर देना हमें, मैं आपको जल्द से जल्द वो सारी चीज़ों का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। ओके बेटा, चलो तो बेटा पकाया होगा शायद सर ने कि डायरेक्ट बता सकते थे सीधा सीधा कि 22/7 एक परिमेय में आता है, पाई अपरिमेय में आता है, लेकिन बेटा आपको वो डिफरेंट पता नहीं चलता कि पाई और 22/7 में डिफरेंट क्या है ना, इसलिए इतना सारा लंबा लेक्चर कर लिया है। ओके, चलो आई होप के समझ में आ गया होगा। अभी बेटा सीखते हैं वास्तविक संख्याएं, किसे कहते हैं हम, वास्तविक संख्याएं। चलो बड़े आगे। तरफ तू जब से चढ़ गया, एक बार देख ले बेटा कुछ वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा, अच्छे से चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। बड़े आगे बेटा, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा रियल नंबर। वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या को बेटा इंग्लिश में बोला जाता है रियल।
नंबर। ओके, और रियल नंबर कहने की वजह से जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, मतलब कि उसका जो समूह होता है उसको बेटा हम R से डिनोट करते हैं। वास्तविक संख्याओं का जो समूह होता है उसे R से डिनोट करते हैं। और वास्तविक संख्याओं में कौन कौन आती है, कौन कौन सी संख्याएं जो वास्तविक संख्याएं है। अभी तक हमने जितनी भी संख्याएं पढ़ी है, जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 अप टू कई बहुत सारी। ओके, फिर हमने पढ़ी है बेटा पूर्ण संख्या, यानी कि 0 से स्टार्ट होती, फिर 1 2 3 वही सारी चीज़ें चलती थी। फिर हमने पढ़ी सम संख्या, यानी कि 2 4 8 10। ओके, फिर हमने पढ़ी बेटा विषम संख्या 1 3 5 7 9। फिर हमने पढ़ी बेटा अभाज्य संख्या, यानी कि 17 19। ओके, बाद में हमने पढ़ी बेटा पूर्णांक संख्याएं। ओके सॉरी, -1 -2 -3 अप टू। फिर हमने पढ़ी बेटा परिमेय संख्याएं 2/9 3/7। ओके, फिर हमने पढ़ी बेटा अपरिमेय संख्या, यानी कि वर्गमूल में 2 वर्गमूल में 5। फिर हमने पढ़ी बेटा पाई है, जैसे अपरिमेय संख्या जितनी भी पढ़ी बेटा। तो मतलब कि यहाँ तक अभी तक हमने जितनी भी संख्याएं पढ़ी है, जैसे कि प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है, भाज्य अभाज्य परिमेय अपरिमेय, जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी संख्या को अगर हम एक साथ मिला दे उस तो क्या बन जाएगा, ये पूरे के पूरी वास्तविक संख्याएं बन जाती है। मतलब कि सभी संख्याओं का जो समूह है, सभी संख्याओं का जो समूह है उसे क्या कहते हैं हम, वास्तविक संख्या है, और उसे R से डिनोट किया जाता है। तो मतलब कि यहाँ पर हमारे फर्स्ट चैप्टर में जितनी भी संख्या पद्धति में संख्या के प्रकार आते हैं वो सारे के सारे हमने ये थर्ड लेक्चर के अंदर पूरा कंप्लीट से कवर कर लिया है। अगर आपको बेटा कोई भी दिक्कत हो, थोड़ी सी भी परेशानी हो तो हमें वीडियो के अंत में बेटा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, अगर आपको हमारा ये सारे वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, हर हर महादेव।